हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास समष्टि अर्थशास्त्र का एक नया चैप्टर जिसका नाम है विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 to 6 मार्क्स तक का आ जाता है और आज की क्लास के अंदर हम विदेशी विनिमय चैप्टर को पूरा ए से लेकर जेड तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर आज की क्लास में खत्म होने वाला है विदेशी विनिमय का। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहना और सारी चीजें साथ साथ नोट करते रहना। पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा और मेरी गारंटी है पूरा चैप्टर देखने के बाद बोर्ड एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विदेशी विनिमय। और ये बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारा जो चैप्टर है कम से कम 4 to 6 मार्क्स तक का आने वाला है और बहुत ही छोटा और सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विदेशी विनिमय और विदेशी विनिमय चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। विदेशी विनिमय का अर्थ क्या होता है, विदेशी विनिमय की दर क्या होती है, विदेशी विनिमय में वास्तविक और विनिमय दर का मतलब क्या होता है, विदेशी विनिमय बाजार, हाजिर बाजार और वायदा बाजार में क्या डिफरेंस होता है, विनिमय दर प्रणाली क्या होता है, मुद्रा का अधिमूल्यन, मूल्य वृद्धि, मूल्य ह्रास और अवमूल्यन का मतलब क्या होता है। इसी के साथ विदेशी विनिमय की मांग, विदेशी विनिमय की पूर्ति और लास्ट में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर सारे टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखते रहना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदेशी विनिमय की। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज पूरी दुनिया एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रही है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हमारी कंट्री का दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ लेन देन है। आज भारत लगभग 190 देशों के साथ क्या कर रहा है, डील कर रहा है। अब देखो दुनिया में जितने भी देश हैं सबके पास अलग अलग करेंसी है, यानी कि सबकी अपनी अलग अलग एक मुद्रा है। जैसे हमारे भारत की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम क्या है, पौंड। इसी तरह से रशिया की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, रूबल। ठीक है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन। तो दुनिया में जितने भी देश है ना सबकी मुद्राएं अलग अलग है और सबकी मुद्रा का रेट भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो 1 रुपया है अमेरिका के 1 डॉलर के बराबर है, नहीं, सबका रेट भी कैसा है, अलग अलग है। देखो हमें इस पूरे चैप्टर को कभी भी नहीं पढ़ना पड़ता, हमें इस विदेशी विनिमय के टॉपिक को कभी नहीं पढ़ना पड़ता अगर पूरी दुनिया के अंदर एक जैसी मुद्रा चलती। जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ डॉलर ही चलता या पूरी दुनिया में सिर्फ रुपया ही चलता या पूरी दुनिया में येन ही चलता तो हमें इस चैप्टर को कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्या जरूरत है, फिर तो हमें कन्वर्जन ही नहीं करना, फिर हमें रुपये को डॉलर में कभी नापना ही नहीं है, सब में एक जैसी मुद्रा चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग मुद्रा चलती है, इसलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात यह कि हमें इस चैप्टर को फिर भी कभी नहीं पढ़ना पड़ता अगर हर देश की मुद्रा अलग अलग है लेकिन सबकी वैल्यू एक जैसी होती है। जैसे 1 डॉलर बराबर 1 रुपया, 1 रुपया बराबर 1 येन, 1 येन बराबर 1 रूबल। लेकिन ऐसा भी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग मुद्रा चलती है और अलग अलग मुद्रा का जो रेट है यानी जो दर है वो भी अलग अलग है और ये लगातार चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर विभिन्न देशों के अंदर चलने वाली मुद्राओं का दर कैसे निर्धारण किया जाता है, बस इसी चीज को हमें समझाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो छोटा सा चैप्टर है और छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं, हमें इस चैप्टर के अंदर वही सीखने हैं। तो आइए सबसे पहले जो हमें टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो है विदेशी विनिमय यानी कि विदेशी मुद्रा का अर्थ क्या होता है। देखो एज अ इंडियन, हम इंडियन के लिए हमारी घरेलू मुद्रा है रुपया। रुपये को छोड़कर पूरी दुनिया में जो भी मुद्रा चलती है हम भारतीयों के लिए वो एक विदेशी मुद्रा है। जैसे हमारे लिए डॉलर एक विदेशी मुद्रा है, हमारे लिए येन एक विदेशी मुद्रा है, हमारे लिए रूबल एक विदेशी मुद्रा है, हमारे लिए रियाल एक विदेशी मुद्रा है या दिनार हमारे लिए एक विदेशी मुद्रा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो दुनिया में जितने भी देश हैं सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल मुद्रा है। अगर आप चाहो तो नेट पर सर्च करके दुनिया के जितने भी देश हैं सबकी ऑफिशियल मुद्रा के नाम भी जान सकते हो। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का मतलब क्या है भाई, दूसरे देश की मुद्रा को हम विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत के लिए अमेरिका का डॉलर, ठीक है, इंग्लैंड का पौंड, रशिया का रूबल, मार्क, येन, ये सब हमारे लिए क्या है, एक विदेशी मुद्रा है। अगर आपको दुनिया के और भी देशों की मुद्रा को जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो अलग अलग देशों की मुद्राओं का क्या क्या नाम होते हैं, उनके साइन कैसे कैसे दिखते हैं। क्लियर होती है बात?
उसके बाद आ जाते हैं विदेशी विनिमय दर। अब ये विदेशी विनिमय दर का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर देश, आज पूरी दुनिया जो है एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत बहुत बड़े लेवल पे चाइना से डील कर रहा है, भारत बहुत बड़े लेवल पे जापान से डील कर रहा है, भारत बहुत बड़े लेवल पे अमेरिका से डील कर रहा है। तो आप थोड़ा अज्यूम करो कि अगर इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई सौदा हो रहा है तो भाई अमेरिका वाला अपना रुपया लेके आ जाएगा, अमेरिका वाला अपना क्या नाम है डॉलर लेके आ जाएगा, इंडिया वाला अपना रुपया लेकर आ जाएगा। अब एक रुपया और एक डॉलर तो बराबर नहीं है ना, तो दोनों की क्रय शक्ति कैसी है? दोनों की क्रय शक्ति अलग अलग है। तो हमें ये चीज तो पता लगाना पड़ेगा ना सौदा करते टाइम कि एक डॉलर और कितने रुपये के बराबर है। तो जब हम एक डॉलर का रेट रुपये में निकालते हैं या रुपये का रेट डॉलर में निकालते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर एक ऐसा दर होता है जिसपे एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में क्या करा जाता है? विनिमय। विनिमय मतलब खरीद बेच किया जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लो कि एक डॉलर अभी इंडिया में 80 रुपए के बराबर है। तो भाई ये क्या है? ये डॉलर का रेट है मार्केट के अंदर, ये डॉलर की दर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं, एक होता है मौद्रिक और एक होता है वास्तविक विनिमय दर। अब ये मौद्रिक और वास्तविक विनिमय दर का मतलब क्या होता है? विदेशी विनिमय दर को आप दो तरीके से दिखा सकते हो। विदेशी विनिमय दर को आप दो तरीके से दिखा सकते हो, पहला मौद्रिक विनिमय दर के रूप में और दूसरा वास्तविक विनिमय दर के रूप में। मौद्रिक विनिमय दर क्या कहता है? जब विदेशी मुद्रा की एक इकाई को घरेलू मुद्रा में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा की कोई भी इकाई लेते हैं, जैसे हम डॉलर ले लेते हैं, मान लो एक डॉलर बराबर 80 रुपए, यानी कि हमने विदेशी मुद्रा, डॉलर यहां पर विदेशी मुद्रा है और रुपया हमारे लिए क्या है? घरेलू मुद्रा है। तो हमने यहां विदेशी मुद्रा की एक इकाई को घरेलू मुद्रा के अंदर दिखाया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मौद्रिक विनिमय दर कहते हैं। सेम ऐसे वास्तविक विनिमय दर क्या होता है? जब घरेलू मुद्रा की एक इकाई को विदेशी मुद्रा में दिखाया जाता है। जैसे एक रुपए में कितने डॉलर आएंगे? एक रुपए में 1/80 डॉलर आ पाएंगे, 1/80 डॉलर आ पाएंगे। तो ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए वास्तविक विनिमय दर। घरेलू विनिमय दर जब विदेशी मुद्रा की एक इकाई को घरेलू मुद्रा में दिखाया जाता है, और वास्तविक विनिमय दर जब घरेलू मुद्रा की एक इकाई को विदेशी मुद्रा में दिखाया जाता है। क्लियर होती है बात? उसके बाद आ जाता है हमारा विदेशी विनिमय बाजार। अब ये विदेशी विनिमय बाजार का मतलब क्या होता है? देखो, आपको बाजार का मतलब तो पता ही होगा, 11th क्लास में हमने सीखा था। जनरली जब भी हम बाजार का नाम लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर कोई प्लेस, कोई जगह इंडिकेट करती है। जैसे हम लोग शनि बाजार जाते रहते हो, उसका दिमाग में आ जाएगा। हम बुध बाजार जाते हैं, हम संडे मार्केट जाते हैं, या हमारे आसपास, घर के आसपास कोई भी मार्केट है जहां पर हम जनरली विजिट करते रहते हैं, हमारे दिमाग में वही आता है कि मार्केट का मतलब ये होता है। लेकिन अभी इस मॉडर्न टाइम में मार्केट को अगर आप किसी प्लेस से डिनोट करते हो तो आप गलत हो। देखो, आजकल क्या है कि मार्केट जो है ना वो बहुत विस्तृत हो गया, यानी कि बहुत बड़ा हो गया, बहुत वाइडर टर्म हो गया मार्केट। अब मार्केट को आप किसी ऐसे नहीं दिखा सकते कि भाई ये कोई प्लेस है। तो वो कौन सा प्लेस है? जब हम घर बैठे बैठे बहुत सारी चीजें ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, घर हमारे क्या नाम है, सामान हमारे घर पे आ जाता है, घर में बैठे बैठे हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो आजकल जो है ना मार्केट एक बहुत बड़ी टर्म है। इसका मतलब यह है कि देखो, जो हम फिजिकल मार्केट देखते हैं जहां पर हमारा आना जाना लगा रहता है, वो तो मार्केट है, लेकिन इसके अलावा एक मार्केट और भी अलग से क्रिएट हो चुकी है जो बहुत बड़ी टर्म है। अगर इंडिया का बंदा अमेरिका के बंदे से मिनट में, 1 मिनट के अंदर कोई डीलिंग कर लेता है, तो क्या आप उसे मार्केट नहीं बोलोगे? हमें उसे भी मार्केट बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो विदेशी विनिमय बाजार क्या है? देखो, विदेशी विनिमय बाजार कोई ऐसा बाजार नहीं है कि भाई मैं ऐसे बता दूं कि ये इस जगह पर है। विदेशी विनिमय बाजार में कुछ एजेंसी है जो विदेशी विनिमय की खरीद बेच करते हैं, कुछ ब्रोकर हैं, कुछ सरकार की एजेंसियां हैं, कुछ बैंक है, और इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर विदेशी विनिमय को क्या करा जाता है? खरीदा और बेचा जाता है। बात समझ में आ गई? तो इन सारे सिस्टम को, ये जो पूरा एक सिस्टम है, ये जो पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं और विदेशी विनिमय की खरीद बेच कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय बाजार है। तो अब ये नहीं बोलना है विदेशी विनिमय बाजार कोई स्थान है, बल्कि एक पूरा एक ऐसा सिस्टम है जहां पर क्रेता और विक्रेता आपस में कांटेक्ट में आते हैं और सामान को, यानी कि विदेशी विनिमय को खरीद बेच कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरा कोई रिश्तेदार है जो अमेरिका में रह रहा है,
और मैं इंडिया में हूं और मुझे उसको कुछ पैसे भेजने हैं, तो मैं उसको रुपया भेजकर करूंगा क्या, वो रुपया क्या करेगा, तो मैं यहां बैठे बैठे इंडिया में किसी एजेंसी से रुपीस देता हूं, अपने अकाउंट से ट्रांसफर करता हूं, रुपीस देता हूं और वो मुझे डॉलर को ट्रांसफर कर देता है मेरे अकाउंट में, और मैं उस डॉलर को ट्रांसफर घर में बैठे बैठे उसके अकाउंट में कर देता हूं। तो क्या आप इसे विदेशी विनिमय बाजार, देखो हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी हमने रुपया बेच भी दिया और हमारे पास डॉलर आ भी गया और हमने जिसको भेजना था भेज भी दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं विदेशी विनिमय बाजार। समझ में आ गया होगा भाई। विदेशी विनिमय बाजार जो होता है वो विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय करने वाला एक बाजार है। क्लियर हो गया। इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, बल्कि यह संचार माध्यमों की एक ऐसी प्रणाली होती है या ऐसा झुंड होता है, ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे को जोड़ते हैं और विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करते हैं। इसके अंदर बैंक, विदेशी विनिमय की विशिष्ट व्यापारी, दलाल, सरकारी एजेंसियां शामिल की जाती है। अब आते हैं विदेशी विनिमय बाजार के कार्य। विदेशी विनिमय बाजार के 3 प्रमुख कार्य हैं। अनंतरण कार्य यानी कि एक करेंसी लेना, दूसरी करेंसी को बेच देना। साख कार्य यानी कि जैसे करेंसी को उधार देना। विदेशी विनिमय बाजार में बहुत सारी एजेंसी हैं, बहुत सारे बैंक हैं जो आपको विदेशी विनिमय उधार भी दे देंगे। जैसे आपको डॉलर उधार चाहिए, रियाल उधार चाहिए तो आपको मिल भी सकता है। जोखिम पूर्व उपाय कार्य करना यानी कि आपको ना फ्यूचर के लिए पेमेंट कर देता है। फ्यूचर के लिए मान के चलो कि आज डॉलर का रेट चल रहा है कितने रुपए, 80 रुपए, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि 10 दिन बाद डॉलर का रेट बढ़ सकता है, तो आज इस मार्केट के अंदर आज ही आप अपना डॉलर क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो कुछ पैसे देके। कुछ इस तरीके के कार्य को हम लोग जोखिम पूर्व उपाय कार्य भी कहते हैं, हेजिंग फंक्शन। तो ये आगे बहुत बड़ा विषय है, तो आप बस नाम याद रख लेना। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं विदेशी विनिमय बाजार में हम पढ़ने वाले हैं हाजिर बाजार और वायदा बाजार का मतलब क्या होता है। विदेशी विनिमय बाजार को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हाजिर और एक वायदा बाजार। देखो सिंपल सा है, हाजिर और वायदा बाजार में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाजिर बाजार का मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलता हूं कि अभी $1 का रेट 80 रुपीज चल रहा है, ठीक है, ये $1 का रेट है। आज मान के चलो कि मुझे $1,00,000 की जरूरत है। $1,00,000 कितने रुपए में आ जाएगा, $1,00,000 आएगा 80 लाख रुपए में। तो मैंने क्या करा, मुझे अभी चाहिए, मैंने 80 लाख रुपए दिए, $1,00,000 परचेज कर लिया। यानी कि यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट में हो गई, अभी के अभी सारे काम खत्म। तो ऐसे बाजार को हम लोग कहते हैं हाजिर बाजार। हाजिर बाजार में क्या होता है, एक करेंसी दिया, दूसरी करेंसी हैंड टू हैंड ले लिया, सारे काम खत्म, इसे कहते हैं हाजिर बाजार। एक होता है वायदा बाजार। अब ये वायदा बाजार का मतलब क्या होता है, देखो मुझे $1,00,000 की जरूरत है, लेकिन मुझे डॉलर की जरूरत आज नहीं है, मुझे डॉलर की जरूरत 1 महीने के बाद है। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि 1 महीने के बाद यार डॉलर के रेट ना काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब मुझे ये डर लग रहा है कि यार अगर मान लो डॉलर पे 1-1 रुपए भी बढ़ गए तो मेरा $1,00,000 का नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, किसी एजेंसी के पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा, बोलूंगा भाई मेरे को डॉलर 1 महीने के बाद चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। मैं उसको कुछ एडवांस पैसे दूंगा और वो मेरे डॉलर को क्या कर लेगा, बुक कर लेगा, ठीक है। और 1 महीने के बाद डॉलर का रेट कुछ भी चल रहा हो, मुझे वो उसी रेट पर डॉलर को क्या कर देगा, दे देगा। तो कुछ इस तरीके के बाजार को हम वायदा बाजार कहते हैं। वायदा बाजार के अंदर तो क्या होता है कि जो सौदा होता है वो आज तय हो जाता है, लेकिन जो विदेशी विनिमय की देयता है, यानी विदेशी विनिमय का जो एक तरीके से ट्रांसफर है, वो किसी भविष्य के डेट पर किया जाता है। क्लियर हो गया। हाजिर बाजार क्या है, यदि विदेशी मुद्रा के बाजार में लेन देन दैनिक प्रकृति का है और इस बाजार में जो दर लागू होता है उसे हाजिर दर कहते हैं। वायदा बाजार क्या होता है कि इस पर थोड़ा ध्यान समझना, विदेशी मुद्रा का वह बाजार जिसमें विदेशी करेंसी का क्रय विक्रय का सौदा वर्तमान में हो जाता है। सौदा वर्तमान में होता है पर करेंसी की देयता यानी ट्रांसफर जो है करेंसी का, वो किसी तयशुदा तिथि पर होता है। तयशुदा मतलब भविष्य में किसी उस पर, और इस बाजार में जो रेट होता है उसे क्या कहते हैं, वायदा दर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके का मार्केट क्यों बनाया गया, इस तरीके का मार्केट इसलिए बनाया गया ताकि हम एक तरीके से जो लोग व्यापार करते हैं, जिन्हें जोखिम का डर है, उनको सपोर्ट कर सके, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो बिजनेस है उसको बढ़ावा दे सके। इस तरीके के कार्यों के लिए हम लोग वायदा बाजार को रखते हैं। तो विदेशी विनिमय बाजार को 2 भागों में बांटा गया, हाजिर बाजार और वायदा बाजार, ठीक है, याद रखना सबको। उसके बाद आ जाता है हमारा विदेशी विनिमय प्रणाली। अब ये विदेशी विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है, देखो विदेशी विनिमय प्रणाली को आप ऐसे समझो, विदेशी विनिमय प्रणाली जैसे अगर हम बोलते हैं कि $1 जो है वो 80 रुपए का है, तो सवाल ये उठता है कि ये $1 बराबर 80 रुपए तय कौन करता है, इसको तय कौन करता है। देखो ये जो $1 बराबर 80 रुपए है, इसको तय करने को, यानी कि ये जो दर होता है, विदेशी विनिमय जो दर होता है, इसको तय करने के 2 तरीके हैं। या तो इसको सरकार तय कर ले,
कौन तय कर ले? सरकार। या फिर इसको बाजार तय कर ले। कौन तय कर ले? बाजार। जब सरकार तय करती है तो इसे हम लोग कहते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली। क्या कहते हैं? स्थिर विनिमय दर प्रणाली। क्लियर? जब सरकार तय करती है। और जब बाजार तय करता है तो इसे कहते हैं लचीली विनिमय दर प्रणाली। ठीक है जी, लचीली विनिमय दर प्रणाली। इसके अंदर सरकार रेट को तय करती है और इसके अंदर जो होता है बाजार की मांग और पूर्ति से रेट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब देखो लचीली विनिमय प्रणाली को फिर से दो प्रणाली में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है मुक्त विनिमय प्रणाली। थोड़ा हिंदी खराब है, देख लेना। विनिमय प्रणाली एक होता है मुक्त विनिमय प्रणाली और एक होता है हमारा तुम्हारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग प्रतिबंधित विनिमय प्रणाली। क्लियर है? इसके अंदर देखो, जब जैसे $1 का रेट 80 रुपए है तो इसके अंदर सरकार इस दर को घोषित करती है। सरकार क्या करती है? जैसे इंडिया की गवर्नमेंट और अमेरिका की गवर्नमेंट आमने सामने बैठेंगे और वो डॉलर का रेट को डिफाइन कर लेंगे। जैसे $1 बराबर मान लो 80 रुपए तय हो गया, तो इसे कहते हैं स्थिर विनिमय प्रणाली। अब ये पूरी दुनिया में ये वाला दर कभी नहीं है, ये वाला जो सिस्टम है अभी कहीं पे भी नहीं चलता। पहले चलता था स्थिर विनिमय दर प्रणाली। तो अभी इसको पूरा सिस्टम मैं आपको समझाने वाला हूं। लचीली विनिमय दर प्रणाली क्या होता है? इसके अंदर जो बाजार होता है, बाजार की मांग और पूर्ति देख लो, बाजार की मांग और पूर्ति देख लो। जैसे इंडिया की मार्केट के अंदर ये देख लो कि डॉलर की डिमांड करने वाले लोग कितने हैं और डॉलर की सप्लाई करने वाले लोग कितने हैं। तो मांग और पूर्ति को देखकर रेट का अंदाजा लगाया जाता है। इसमें एक होता है मुक्त विनिमय दर प्रणाली। इसमें सिर्फ बाजार काम करता है, सिर्फ बाजार। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। एक होता है प्रतिबंधित, लेकिन यहां पर देखो रेट तो बाजार के हिस्से ही तय होता है, लेकिन यहां थोड़ा बहुत इंटरफेयर किसका रहता है? सरकार का रहता है। क्लियर? तो विदेशी विनिमय दर प्रणाली को, विदेशी विनिमय की दर को डिफाइन करने के लिए, तय करने के लिए दो तरीके हैं, एक स्थिर विनिमय और एक लचीली। स्थिर विनिमय में सरकार खुद तय करती है और लचीली विनिमय दर प्रणाली में मेन रोल जो होता है वो बाजार का होता है। बाजार की मांग और पूर्ति से दर को निर्धारित किया जाता है। इसमें दो होते हैं, एक मुक्त विनिमय दर प्रणाली और एक प्रतिबंधित। मुक्त में क्या होता है? सिर्फ बाजार का रोल होता है, बाजार की मांग और पूर्ति का, यहां सरकार का कोई रोल नहीं होता। और एक होता है प्रतिबंधित विनिमय दर प्रणाली। इसमें रेट तो बाजार तय करता है, लेकिन रेट जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो सरकार वहां पर इंटरफेयर करके रेट को थोड़ा सा कम कर देता है, और जब रेट जरूरत से ज्यादा कम होने लगता है तो सरकार इंटरफेयर करके रेट को थोड़ा सा स्टेबल कर देता है। तो कुल मिलाकर यहां पर मेन रोल बाजार का है, लेकिन सरकार भी यहां पर थोड़ा बहुत इंटरफेयर करती है। और हमारे इंडिया के अंदर यही वाला सिस्टम चलता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिबंधित विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लेना अगर याद नोट करना हो तो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं वहां से थ्योरी में आपको समझा देता हूं। ठीक है जी, थ्योरी में थोड़ा सा समझेंगे इसको, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिमय दर प्रणाली बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले स्थिर विनिमय दर प्रणाली। स्थिर विनिमय दर प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें सरकार हमारे देश की मुद्रा के रेट को क्या करती है? तय करती है। इस दर को स्थिर रखा जाता है। जैसे अमेरिका और इंडिया की गवर्नमेंट बैठ के डॉलर का रेट तय कर लेती है, तो एग्रीमेंट हो जाता है, 5 साल की रेट है, 6 साल का रेट है, 3 साल का रेट है। इस तरीके से रेट को तय कर लिया जाता है। तो इसमें फिर चेंज नहीं किया जाता। इसमें हल्का फुल्का कभी मामूली सा चेंज आ गया तो आ गया, वरना चेंज नहीं आता। अच्छा, इसके अंदर सरकार को विदेशी विनिमय का कोष रखना पड़ता है। ठीक है, देखो इसके अंदर दर ऐसा नहीं कि भाई बैठे और बातचीत करके रेट तय हो गया। दर को तय करते टाइम देखा जाता है कि सामने वाली गवर्नमेंट के पास कितना गोल्ड है, जैसे अमेरिका के पास कितना गोल्ड है, इंडिया के पास कितना गोल्ड है, उनकी तकनीक कैसी है, हमारी तकनीक कैसी है, हमारा विकास कितनी तेजी से हो रहा है, उनका विकास कितनी तेजी से हो रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट विदेशी विनिमय का एक कोष भी अपने पास रखती है। जैसे डॉलर का भंडार क्या करती है? अमेरिका से खरीद लेती है और अपने लोगों को कहती है कि जब डॉलर की जरूरत हो तो हमसे खरीदते रहना धीरे धीरे। तो इसमें क्या होती है कि भारत सरकार विदेशी विनिमय का कोष बनाकर अपने पास रखती है। और यह दर निर्धारित ऐसे नहीं होता, यह दर निर्धारित करने के लिए सोना, चांदी या अन्य मूल्यवान वस्तुओं का उदाहरण यानी अन्य मूल्यवान वस्तुओं का बेस लिया जाता है, उसके बेसिस पर तय किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें यहां पर एक बार इसको देख लेना।
देखो, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में रेट को तय करने के लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल करते थे बहुत ज्यादा। एक स्वर्णमान व्यवस्था, ठीक, एक स्वर्णमान था और एक ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी। इन दोनों को समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या समझा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार रेट को तय करती है। ये रेट एक बार तय हो जाता है कुछ सालों के लिए। इसमें मामूली सा ही अंतर आप कर सकते हो। इसके अंदर सरकार क्या करती थी, विदेशी मुद्रा का कोष अमेरिका से, जैसे डॉलर है तो अमेरिका का एक कोष खरीद के अपने पास रख लेती थी। और ये जो कोष होता था, ये सोना, चांदी और मूल्यवान वस्तुओं के ऊपर निर्धारित होता था कि सरकार कितना कोष अपने पास रख सकती है। ठीक है, इसके अंदर रेट को तय करने के लिए दो मेथड चलते थे। एक स्वर्णमान जो 1870 से 1914 तक चला, और एक ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो 1914 से ये चला हमारा 1971। देखो, स्वर्णमान का मतलब क्या है, ये चलता था 1870 से लेकर 1914। इसके अंदर क्या होता था, हम ये देखते थे कि दुनिया के अलग अलग करेंसी के अंदर जो गोल्ड है उसका रेट कैसे है। हम गोल्ड के बेसिस पर रेट को तय करते थे। जैसे एग्जांपल है कि मान के चलो इंडिया के अंदर जो एक ग्राम सोना जो है, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस आपको, इंडिया के अंदर जो 1 ग्राम सोना है वो कितने रुपए का है, 10 रुपए का, बस एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, और अमेरिका के अंदर जो 1 ग्राम सोना है वो कितने रुपए का है, $2 का है। ठीक है, तो अब देखो रेट तय हो गया, यानी कि इंडिया के अंदर 10 रुपए में 1 ग्राम सोना ले सकते हो, अमेरिका में $2 में 1 ग्राम सोना ले सकते हो। तो रेट तय हो गया 10 रुपए बराबर $2, यानी कि $1 का रेट कितना आ गया, 5 रुपए। तो इसे हम लोग कहते थे स्वर्णमान। ये कब से कब तक चला, 1870 से 1914 तक। यानी दुनिया में सोने के बेसिस पर सभी देशों की करेंसी के रेट को फिक्स कर दिया जाता था। लेकिन ये सिस्टम फिर खत्म हो गया। उसके बाद 1914 से 1971 तक एक सिस्टम चला जिसका नाम है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था। ये कब से कब तक चला, 1914 से 1971। इसके अंदर हम क्या करते थे, पूरी दुनिया की करेंसी को हम डॉलर में कन्वर्ट कर देते थे। किस में कन्वर्ट कर देते थे, डॉलर में। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, मान के चलो कि 1 रुपए में, या ऐसे बोल सकते हैं, $1 का रेट कितना है, $1 का रेट है मान के चलो 50 रुपए। ठीक है, और $1 का रेट है कितना, मान के चलो कि मान लेते हैं 2 रियाल। इस तरीके से बस एक एग्जांपल दिया। तो अब देखो 50 रुपए बराबर कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रियाल हो जाएंगे। तो 1 रियाल की कीमत कितने रुपए हो जाएगी, 25 रुपए। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग स्थिर विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। तो आप सभी बच्चों ने याद रखना है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली सरकार के द्वारा होता था। इसमें मामूली अंतर कर सकते थे, इसमें कोष रखना पड़ता था, और इसके लिए हम स्वर्णमान या फिर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का प्रयोग किया करते थे। तो बस ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वर्णमान और ब्रेटन वुड्स प्रणाली बढ़िया तरीके से याद कर लेना। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में इन्हीं दोनों सिस्टम के बेसिस पर हम अपनी मुद्रा के दर को निर्धारित किया करते थे। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली के लाभ क्या क्या है और हानियां क्या क्या है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में हमेशा रेट स्थिर रहता था। आज कल के तो क्या है, अभी डॉलर का रेट 80 चल रहा है, थोड़ी देर में 82 हो जाएगा। मतलब यार कुछ फिक्स ही नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से गिरगिट की तरह जो है ना, विदेशी विनिमय का दर जो एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदलता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक बार रेट तय हो गया तो तय हो गया। अंतरराष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा मिलता है। पता है, कोई भी देश किसी भी देश के अंदर निवेश करने से पहले डरता नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि यार अगर मान लो अमेरिका इंडिया के अंदर निवेश कर रहा है तो उसे पता था कि $1 का रेट अभी 40 चल रहा है, तो 5 साल तक 40 रुपए रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता था। इसके अंदर सट्टेबाजी की क्रियाएं को रोकते थे। देखो आज कितने बड़े लेवल पे लोग सट्टेबाजी करते हैं। मान लो 80 रुपए पे डॉलर को खरीदा, जैसे 81 रुपए हुआ एकदम से बेच दिया। $1,00,000 भी आपने खरीदा, मान लो 1 घंटे के बाद 81 रुपए हुआ, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या करा, 1,00,000 रुपए कमा लिए। तो सट्टेबाजी की क्रियाएं आज बहुत होती है, क्योंकि आज स्थिर विनिमय दर प्रणाली नहीं है। लेकिन अगर स्थिर विनिमय दर प्रणाली होता है, आपने 80 रुपए पे डॉलर खरीदा, 1 साल के बाद बेच रहे हो तो भी 80 रुपए, तो फिर आपको कुछ ना तो फायदा होगा ना नुकसान। तो सट्टेबाजी की क्रियाएं नहीं हो पाती थी। नीतियों का उचित समन्वय होता था। सरकार को ना पॉलिसी बनाने में, सरकार को डीलिंग्स करने में बहुत आसानी होती थी, क्योंकि विदेशी विनिमय का दर निर्धारित रहता था। स्थिर विनिमय दर प्रणाली का सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि सरकार को एक ही बार बहुत सारी मुद्रा को खरीद कर अपने पास जमा रखना पड़ता था, जिसके लिए सरकार को बहुत सारा अपना सोना बेचना पड़ जाता था, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती थी। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्लियर है, ठीक है। और इसके अलावा निर्धारित करने में भी कठिनाई, कई बार सरकार को विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करने में भी कठिनाई होती थी। जो मजबूत देश होते थे या जो पावरफुल होते थे, वो हमेशा अपनी करेंसी के रेट को ऊपर रखते थे, और जो वैसी कंट्री होती थी, छोटी कंट्री होती थी या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती थी, उनके रेट हमेशा कम कर देती थी। क्लियर हुआ। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के फायदे और नुकसान बता दिया।
उसके बाद आते हैं लचीली विनिमय दर प्रणाली। भाई लचीली विनिमय दर प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें बाजार की मांग और पूर्ति से हम किसी भी कंट्री की करेंसी का अंदाजा लगाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर डॉलर का रेट क्या होगा, ये देख लो कि डॉलर की मांग कितनी है और डॉलर की पूर्ति कितनी है, जहां पर दोनों बराबर होगा वहीं पर रेट को तय कर दिया जाएगा। ठीक है, करेंसी के मूल्य को विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होने दिया जाता है। ठीक है, दर बाजार में कोई भी आधिकारिक हस्तक्षेप नहीं होता, इस बाजार के अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि बाजार की मांग और पूर्ति पे सारी चीजें डिपेंड होती है। अब आते हैं लचीली विनिमय दर प्रणाली के लाभ क्या क्या है। सबसे पहले संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है देशों के बीच में, अपने आप रेट तय हो जाता है। ठीक है, सरकार को भंडार रखने की भी जरूरत नहीं है। पहले सरकार को बहुत सारा विदेशी विनिमय अपने पास जमा करके रखना पड़ता था, इसके लिए गोल्ड का रिजर्व भी रखना पड़ता था, लेकिन आजकल सरकार को कोई भी रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसी रेट पर आपको मुद्रा मिल जाती है। संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन सरकार आसानी से कर पाती है। ठीक है, लचीली विनिमय दर प्रणाली की हानियां क्या है, इसके अंदर अस्थिरता बनी रहती है, सट्टेबाजी की गतिविधियां बहुत ज्यादा है। जैसे अभी डॉलर आपने 78 रुपए पे खरीदा, एक महीने के बाद डॉलर का रेट 80 हो गया, तुरंत बेच दिए, फायदा कमा लिया। स्थितिकारी स्थिति उत्पन्न रहती है, यानी कि असमंजस रहती है, कोई भी चीज स्थिर नहीं होती, यानी कि जो मुद्रा का रेट है, चीजें हैं वो स्थिर नहीं होती है लचीली विनिमय दर प्रणाली में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्रतिबंधित तरलशीलता प्रणाली, लचीली विनिमय दर प्रणाली को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है लचीली विनिमय दर प्रणाली यानी मुक्त लचीली विनिमय दर प्रणाली, और एक होता है प्रतिबंधित। मुक्त में मैंने बताया था सिर्फ बाजार का रोल होता है, प्रतिबंधित में क्या होता है, हालांकि रेट तो बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है, लेकिन केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई वगैरह इसके अंदर क्या करता है, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करके रेट को ऊपर नीचे करता रहता है, और यही सिस्टम हमारे भारत के अंदर चलता है। हमारे भारत के अंदर अगर डॉलर का रेट जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है तो भारत सरकार क्या करती है, कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा करती है जिससे डॉलर का रेट थोड़ा सा स्थिर हो जाए। ठीक है, इसमें क्या है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली और लचीली विनिमय दर प्रणाली का मिला जुला रूप है। यह स्थिर विनिमय दर और लचीली विनिमय दर प्रणाली का एक मिला जुला रूप है। इसे गंदी तरलशीलता भी कहते हैं, इसका एक और नाम है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, हमारे इंडिया के अंदर प्रतिबंधित तरलशीलता प्रणाली ही चलती है। ठीक है बच्चों, अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मुद्रा का अधिमूल्यन, मूल्य वृद्धि, मूल्य ह्रास या फिर अवमूल्यन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से बन जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, तो यहां से ये चीज थोड़ा सा कम समझ में आएगा, डायरेक्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो। पहले हम इसका एक छोटा सा चार्ट समझ लेते हैं, यहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन। विदेशी विनिमय दर को निर्धारित करने के दो तरीके मैंने आपको बताया था, एक स्थिर विनिमय दर और एक लचीली विनिमय। हालांकि अब पूरी दुनिया के अंदर लगभग लचीली विनिमय दर ही प्रणाली फॉलो होता है। लचीली विनिमय प्रणाली को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, वो भी हम छोड़ देते हैं। लचीली विनिमय दर प्रणाली और स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार निर्धारित करती है रेट, और लचीली विनिमय दर प्रणाली में बाजार निर्धारित करता है। ठीक है, इसके अंदर हमारी मुद्रा के दर को बढ़ाना और घटाना सरकार के हाथ में होता है, और इस सिस्टम के अंदर मुद्रा के दर को बढ़ाने और घटाने का सिस्टम जो है सरकार के हाथ में ना होकर बाजार की शक्ति यानी मांग और पूर्ति से प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखो, इस सिस्टम के अंदर स्थिर विनिमय दर प्रणाली में अगर सरकार हमारी मुद्रा के दर को बढ़ा देती है तो इसे कहते हैं पुनः मूल्यन, और अगर सरकार अपनी मुद्रा को जानबूझकर कम कर देती है तो उसे कहते हैं अवमूल्यन। अगर बाजार की शक्तियों की वजह से हमारी मुद्रा का दर बढ़ता है तो उसे मूल्य वृद्धि, और कम हो जाता है तो उसे हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुनः मूल्यन मूल्य वृद्धि में क्या अंतर है। भाई पुनः मूल्यन सरकार करती है और मूल्य वृद्धि लचीली विनिमय दर प्रणाली में होता है। स्थिर विनिमय इसमें आ जाता है। अवमूल्यन और मूल्य ह्रास क्या है, जब बाजार शक्तियों की वजह से हमारी मुद्रा का दर कम होता है तो उसे मूल्य ह्रास कहते हैं, और जब सरकार जानबूझकर मुद्रा के दर को कम करती है तो उसे अवमूल्यन। तो अगर आप ये चार्ट समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पुनः मूल्यन का मतलब क्या है, जब देश की सरकार अपने देश की मुद्रा को जानबूझकर बढ़ाती है दूसरी करेंसी के रूप में तो उसे पुनः मूल्यन कहते हैं। जैसे $1 पहले 80 रुपए का था, अब $1 हो गया 78। देखने में कम लग रहा है लेकिन ज्यादा हो गया। देखो, पहले इंडिया के लोग $1 को खरीदने के लिए 80 रुपए देते थे, अब वही $1 खरीदने के लिए आपको सिर्फ 78 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि हम इंडियंस का क्या हो गया, फायदा। ठीक है, और ये फायदा किसके द्वारा हुआ, सरकार के द्वारा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली, तो इसे कह देंगे पुनः मूल्यन। अब इससे सवाल ये उठता है कि हमारे देश के आयात और निर्यात पर क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम आयात की बात करते हैं। आयात का मतलब होता है
कि जब हम दूसरे देशों से कोई सामान खरीदते हैं तो जब भी हमारे देश में पुनः मूल्यांकन किया जाता है सरकार के द्वारा तो हमारा आयात बढ़ता है। रीजन क्या है कि पहले इंडिया के लोग 80 रुपए में $1 का सामान खरीदते थे, अब वही सामान खरीदने के लिए सिर्फ इंडियंस को 78 रुपए देने पड़ेंगे, 78 रुपए में $1 का सामान आ जाएगा। इसका मतलब अमेरिका की जो चीजें हैं वो भारतीय लोगों के लिए अब सस्ती हो चुकी है और भारत के लोग क्या करेंगे, आयात को बढ़ाएंगे। तो समझ में आ गया होगा, आयात इससे क्या होगा, बढ़ेगा। अब निर्यात क्या होगा, कम। निर्यात कम क्यों होगा, अमेरिका के लोग पहले $1 में इंडिया से 80 रुपए का सामान खरीदते थे, अब वो $1 लेकर आएंगे तो सिर्फ कितने का सामान मिलेगा, 78। यानी कि इंडिया की जो वस्तुएं हैं वो उनके लिए अब महंगी होती जा रही है और वो इंडिया से आप सामान खरीदना कम करेंगे, वस्तु और सेवाएं खरीदना कम करेंगे, जिससे भारत का जो निर्यात है वो अमेरिका के लिए क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। तो भाई आयात और निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसका अवमूल्यन। अवमूल्यन इसका उल्टा होता है। अवमूल्यन में क्या होता है, जब सरकार देश की मुद्रा को जानबूझकर कम करती है। जैसे $1 80 रुपए था, अब सरकार बोले नहीं जी $1 अब 82 रुपए, यानी अब इंडियंस को $1 खरीदने के लिए पहले 80 रुपए लगते थे, अब $1 खरीदने के लिए 82 रुपए लगेंगे, ज्यादा रुपए लगेंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग अवमूल्यन। और यह अवमूल्यन करती कौन है, सरकार जानबूझकर करती है। इससे आयात पे क्या होता है, इससे आयात कम होता है। आयात मतलब जो हम अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं। भाई अमेरिका से पहले $1 में 80 रुपए का सामान आता था, यानी 80 रुपए लेके जाते थे, $1 का सामान लेके आते थे। अब अमेरिका जाएंगे, 82 रुपए में $1 का सामान आएगा, तो अमेरिका की चीजें हमारे लिए क्या हो गई, महंगी। तो हम अमेरिका से सामान कम खरीदेंगे, आयात कम करेंगे, तो आयात गिरेगा। और इसका उल्टा निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिकन $1 में पहले 80 का सामान खरीदते थे, अब $1 में 82 रुपए का सामान वो हमारे भारत से लेकर चले जाएंगे, तो उनके लिए हमारी चीजें अब सस्ती हो गई। और जब हमारी चीजें सस्ती हो गई तो वो हमारे देश की वस्तु और सेवाओं को ज्यादा प्रीफर करेंगे, इससे हमारा निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा। सेम इसका इसी तरह से आ जाता है हमारा मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि में क्या होता है, जब बाजार की शक्तियों की वजह से हमारे देश की मुद्रा बढ़ जाती है। जैसे $1 पहले 80 रुपए था, अब $1 सिर्फ 78 रुपए हो जाए, ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ेगा, सेम यही वाला इफेक्ट यहां पर पड़ेगा। और मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है, मूल्य ह्रास का मतलब होता है जब बाजार की शक्तियों की वजह से हमारे देश की घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के रूप में कम हो जाती है, तो उसे हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं। जैसे $1 80 था, $1 82 रुपए, $1 के बदले 80 देना पड़ता था, अब 82 रुपए देने पड़ेंगे। सेम इफेक्ट क्या जाएगा, यही वाला इफेक्ट यहां पर जाएगा। तो भाई आयात और निर्यात में क्या फर्क पड़ता है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इस चार्ट को बढ़िया तरीके से तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसको नोट कर लेना, वीडियो को रोककर। अब मैं आगे चल रहा हूं, इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा अब एक बार थ्योरी के अंदर भी पढ़ लेते हैं कि थ्योरी में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले हमारा आ रहा है मुद्रा का अधिमूल्यन। मुद्रा का अधिमूल्यन का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसका उदाहरण दिया हुआ है। आयात निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा का मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है, मूल्य ह्रास क्या होता है, उदाहरण दिया हुआ है, नोट, ठीक है। इसका आयात निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बता दिया जाएगा। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, ठीक है, अर्थ लिखा हुआ है, फिर इसका उदाहरण लिखा हुआ है। आयात निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति। दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है विदेशी विनिमय की मांग का मतलब क्या होता है और विदेशी विनिमय की पूर्ति का मतलब क्या होता है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंदर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति से ही दर का निर्धारण किया जाता है। अब सवाल यह होता है कि विदेशी विनिमय की मांग कौन करेगा और विदेशी विनिमय की पूर्ति कौन करेगा। देखो हम ना डॉलर के ऊपर बात करते हैं। डॉलर की मांग कौन करेंगे, डॉलर की मांग अमेरिका वाले थोड़ी करेंगे, उन पे तो पहले से ही डॉलर है, ठीक है, वो रुपये की मांग करेंगे। तो अगर इंडिया और अमेरिका के बीच डीलिंग होती है, मैं बोलता हूं इंडिया और अमेरिका के बीच डीलिंग होती है, तो इंडिया के लोगों को अमेरिका से सामान खरीदने के लिए क्या चाहिए, डॉलर। तो डॉलर की मांग कौन करेगा, इंडिया के लोग करेंगे। बात समझ में आती है, ठीक है। और डॉलर की पूर्ति कहां से होगी, देखो जब अमेरिकन हमारे देश के अंदर से सामान खरीदेंगे तो उन्हें पड़ेगी रुपये की जरूरत, और वो अपने रुपये को हम जो उनके पास डॉलर है वो उस डॉलर को रुपये में जब कन्वर्ट करवाएंगे तो हमारे पास उनका क्या जाएगा, डॉलर, और हमारा रुपया चला जाएगा उनके पास। तो अगर मैं डॉलर के बिहाफ पे बात करता हूं तो डॉलर की मांग कौन करेगा, डॉलर की मांग करेंगे इंडियंस, क्योंकि उनको अमेरिका से बहुत सारी चीजें खरीदनी है। और डॉलर की पूर्ति कौन करेगा, अमेरिकन, क्योंकि उन्हें इंडिया से बहुत सारी चीजें खरीदनी है, तो उन्हें रुपया चाहिए और वो बदले में डॉलर देंगे। तो विदेशी विनिमय की मांग हमारे देश के लोग करते हैं और विदेशी विनिमय की पूर्ति उस देश के लोग करते हैं। बात समझ में आ गई। सबसे पहले आ जाते हैं विदेशी विनिमय की मांग का मतलब क्या होता है।
कह रहा है कि घरेलू निवासियों द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। याद रखना, विदेशी विनिमय की मांग घरेलू लोग करेंगे, घरेलू निवासी करेंगे। क्यों करेंगे? अगर मान लो हमें अमेरिका में वस्तु और सेवाएं खरीदनी है तो वहां पर रुपया थोड़ी ना चलेगा, हमें तो डॉलर चाहिए, ठीक है। अगर विदेशों में जैसे अमेरिका में दुकान, मकान और फैक्ट्री खोलनी है, अगर आपको अमेरिका में घूमने के लिए जाना है, अगर आपको अमेरिका में कोई उपहार बेचना है, अगर अमेरिका में आपको परिसंपत्तियां खरीदनी है, तो भाई इन सब चीजों के लिए आपको अमेरिका के लोगों को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको डॉलर चाहिए। बिना डॉलर के आप अमेरिका में ये सारी चीजें परचेज नहीं कर पाओगे। तो आपको मैंने बता दिया विदेशी विनिमय की मांग घरेलू निवासी करते हैं और क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है दर और मांग में कैसा संबंध है। बहुत सिंपल सी बात है यार। देखो, मैं बोलता हूं कि $1 का रेट जो था ना, $1 का रेट वो 80 रुपए चल रहा था। क्लियर हुआ? यानी कि इंडियंस को जब $1 चाहिए होता था तो 80 रुपए देते थे और $1 खरीद लेते थे। अब मेरा सवाल यह है कि यार $1 का रेट अचानक 82 रुपए हो गया। कितने रुपए हो गया? 82 रुपए। पहले इंडियंस ₹1 लेके जाते थे, $1 खरीद लेते थे। अब 82 रुपीज लेके जाएंगे तब $1 आएंगे। बात समझ में आ गई? यानी 82 रुपए दो तब $1। तो इंडियंस के लिए डॉलर क्या हो गया? महंगा। और डॉलर ही महंगा नहीं हुआ, अमेरिका में जितनी सामानें बिक रहे हैं, जितनी वस्तु और गुड्स चीजें बिक रही हैं, सब हमारे लिए अब महंगा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ा, ये देखो ये रेट क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ा, इंडियंस क्या करेंगे? अब डॉलर को खरीदना थोड़ा कम करेंगे। क्यों? क्योंकि यार जो चीज पहले 80 रुपए मिल रही थी अब वो 82 रुपए में मिल रही है। डॉलर हमारे लिए महंगा हो गया, अमेरिका की चीजें हमारे लिए महंगी हो गई, ऑटोमेटिकली हम लोग मांग कम करना शुरू कर देंगे। तो डॉलर का रेट जब महंगा होता है तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाती है? कम। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग। मान के चलो ये है डॉलर का रेट और ये है डॉलर की डिमांड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि पहले डॉलर की मांग यहां पर थी, तो इसका जो कर्व बनेगा, याद है ना आपको 11th क्लास में हम डिमांड कर्व बनाते थे, कैसा बनता था? नेगेटिव स्लोप, ठीक है ना। यानी इसे हम लोग क्या कहते थे? ऋणात्मक ढाल वाला। ये देखो ये कर्व बनाया, देखो ये मान लो A पॉइंट पर बिक्री हो रही थी, ये डॉलर की मांग है, ठीक है, O से लेकर Q1 तक, और ये डॉलर का रेट है। जैसे आप डॉलर का रेट बढ़ाओगे, देखो जैसे हमने डॉलर का रेट बढ़ाया, डॉलर का रेट बढ़ा, डॉलर का रेट बढ़ते ही देखो मांग क्या हो गई? डॉलर की कम हो गई। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर और मांग में कैसा संबंध है, विदेशी विनिमय की दर और विदेशी विनिमय की मांग में कैसा संबंध है। हम लिखेंगे विदेशी विनिमय की दर और विदेशी विनिमय की मांग में विपरीत संबंध होता है और इसका ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है। दर बढ़ने से विदेश की चीजें हमारे लिए महंगी हो जाती है, विदेशी विनिमय हमारे लिए महंगा हो जाता है, इसलिए हम उसकी मांग कम करते हैं, और सस्ता हो जाने पर मांग बढ़ा देंगे, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, दर और मांग में कैसा संबंध है भाई? दर और मांग में एक विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है। विदेशी विनिमय दर और कीमत बढ़ने और मांग कह रहा है कि विदेशी विनिमय दर या कीमत घटने पर मांग बढ़ने के कारण, कह रहा है कि अगर दर कम हो जाए, उसका अपोजिट भी होगा, अगर दर कम होगा तो मांग बढ़ जाएगी। रीजन क्या? अमेरिका की सारी चीजें हमारे लिए सस्ती हो जाएगी, अमेरिका में सामान ज्यादा खरीदेंगे, घूमने फिरने ज्यादा जाएंगे, तो इन सब चीजों की वजह से मांग फिर बढ़ जाएगी। क्लियर? तो यार ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि विदेशी विनिमय की दर, यानी दर को कीमत ही बोलते हैं, विदेशी विनिमय की दर बढ़ने पर मांग कम क्यों होता है? दर बढ़ने पर मांग इसलिए कम होता है क्योंकि हमारे लिए विदेश की चीजें महंगी हो जाती है और डॉलर महंगा हो जाता है, इसलिए हम डॉलर को कम खरीदते हैं, ठीक है, इसलिए मांग कम हो जाती है। सेम इसका उल्टा पूछा जा सकता है कि अगर रेट कम हो जाए, यानी कि कीमत कम हो जाए, तो मांग क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि फिर अमेरिका की चीजें हमारे लिए सस्ती हो जाएंगी, हम घूमने फिरने ज्यादा जाएंगे, वस्तु और सेवाएं ज्यादा खरीदेंगे। तो देखो यही चीज लिखा है, ठीक है, कि विदेशी विनिमय की दर या कीमत कम होने पर मांग बढ़ने क्यों लगता है? तो आपने ये रीजन लिखने हैं, क्योंकि वहां की सारी चीजें हमारे लिए सस्ती हो जाती है, घूमना फिरना सस्ता हो जाता है, वहां पे चीजें खरीदने हमारे लिए आसान हो जाती है, ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी बच्चे। उसके बाद आ जाता है विदेशी विनिमय की पूर्ति, जस्ट अपोजिट होता है, मांग का उल्टा क्या हो जाएगा? पूर्ति हो जाएगा, विदेशी विनिमय की पूर्ति। विदेशी विनिमय की पूर्ति कौन करेंगे? विदेशी करेंगे। जब अमेरिकन हमारे देश के अंदर से वस्तुएं खरीदेंगे, सेवाएं खरीदेंगे, हमारे देश की चीजें खरीदेंगे, हमारे देश में घूमने के लिए आएंगे, हमारे देश के अंदर निवेश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा? उनका डॉलर आ जाएगा। क्लियर हुआ? स्रोत, विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशों के द्वारा की जाती है। क्यों किया जाता है? जस्ट मांग का उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, मांग का उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं विदेशी विनिमय की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ने के कारण। जैसा कि मैंने मांग में बताया था, उल्टा संबंध होता है। अगर विदेशी विनिमय का रेट बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी,
और विदेशी विनिमय का रेट कम होगा तो पूर्ति कम होगी। एग्जाम्पल देता हूं, $1 का जो रेट था वो 80 रुपए था, ठीक है। अब $1 का जो रेट है वो कितना हो गया, 82 रुपए। रेट बढ़ गया, रेट बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। देखो अमेरिकन की तरफ से सोचना है आपको। अमेरिका वाले $1 लेकर आते थे, इंडिया से 80 का सामान लेके जाते थे। अब $1 लेकर आएंगे, 82 का सामान लेके जाएंगे, 82 रुपीज। तो अमेरिका वाले क्या करेंगे, हमारे देश की चीजें तो उनके लिए सस्ती हो गई ना, हमारे देश में घूमने ज्यादा आएंगे, हमारे देश की वस्तुएं ज्यादा खरीदेंगे, सेवाएं ज्यादा खरीदेंगे, हमारे देश के अंदर निवेश ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से उनका डॉलर हमारे पास तेजी से आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो देखो रेट बढ़ता है, पूर्ति बढ़ती है, रेट कम होगा ऑटोमेटिकली पूर्ति कम हो जाएगी। तो लिखा हुआ है विदेशी विनिमय दर बढ़ने पर यानी कि जो रेट है, कीमत है, दर बढ़ने पर मुद्रा की पूर्ति इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि तब देश का निर्यात बढ़ने लगता है, सैलानियों की संख्याएं बढ़ने लग जाती है, वस्तु और सेवाएं वो हमसे ज्यादा खरीदने लगते हैं, निवेश बढ़ने लगता है। और डायग्राम अगर बनाने के लिए बोले तो देखो ये है रेट और ये है सप्लाई। क्लियर हुआ? ये इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। देखो पहले मान लो यहां पर मात्रा थी, यहां पे रेट था। जैसे ही आपने रेट को बढ़ाया, रेट बढ़ा, जैसे ही रेट बढ़ाया, देखो चेक करो पूर्ति बढ़ गई। क्लियर हो गया? तो अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए आता है तो आप डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो। तो हमने पढ़ लिया कि विदेशी विनिमय की मांग क्या होती है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, विदेशी विनिमय की पूर्ति क्या होती है, और इनमें अगर परिवर्तन किया जाए तो मांग और पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, हालांकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन अब एग्जाम में आना बंद हो गया, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता है, लेकिन पहले सीधा सीधा पूछ लिया करता था। कह रहे कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। भाई सिंपल सी बात है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो होता है वो विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होती है वहीं पर होता है। अभी हमने सीखा कि ये होता है विदेशी विनिमय का मांग, क्लियर हुआ, और हमने सीखा कि ये होता है विदेशी विनिमय की पूर्ति। ठीक है, और जहां पर दोनों बराबर होंगे वही रेट मार्केट में फिक्स हो जाएगा। जैसे मैं इस रेट को हटा के मैं सिंपल सा रेट लिखता हूं, मान लो 67 रुपए। $1 का रेट कितना तय हो गया, 67 रुपए। अगर मार्केट के अंदर रेट 80 रुपए हो जाए तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में एक्सेस सप्लाई आ जाएगी। एक्सेस सप्लाई मतलब जब रेट बढ़ता है तो पूर्ति बढ़ जाती है और मांग क्या हो जाता है, कम, और ये रेट मार्केट में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये रेट मार्केट में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि 80 रुपए का रेट, जो 80 रुपए का रेट है उसमें जो डॉलर की पूर्ति है, यानी डॉलर की जो पूर्ति करने वाले हैं वो ज्यादा है और मांग करने वाले कम है। ऑटोमेटिकली रेट क्या होगा, मार्केट में नीचे जाएगा और संतुलन पे आ जाएगा। सेम ऐसे ही मार्केट में 50 रुपए का रेट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 50 रुपए के रेट पर मांग करने वाले, यानी ये रेट इतना ज्यादा कम है जिसमें डॉलर की मांग करने वाले ज्यादा हैं और पूर्ति करने वाले कम है, तो ये रेट मार्केट में टिक नहीं पाएगा, ऑटोमेटिकली रेट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम में पूछता है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है तो आप सिंपल एक मांग बनाओगे, ये पूर्ति बनाओगे, दोनों यहां पर बराबर है, यहां पर लिख दोगे कि ये वाली जो कीमत है ये एक संतुलन कीमत है। क्लियर हो गया? अगर संतुलन कीमत से ज्यादा पर कीमत होती है तो मार्केट में क्या आ जाता है, पूर्ति अधिक है बोल देते हैं इसे, है ना, पूर्ति अधिक आ जाता है। और मार्केट में अगर कीमत जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है तो मांग अधिक आ जाता है। क्लियर? तो कुल मिलाकर बात यह है कि मांग जो रेट है वो कहां पर तय किया जाता है, जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है। क्लियर हुआ? तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहां होता है, जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे के बराबर हो जाती है। और उसके बाद ये डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है कि मांग वक्र को हमने डीडी से दिखाया, पूर्ति वक्र को हमने, विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र को हमने एसएस से दिखाया। दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर रेट क्या है हमारा, ओ से लेकर आर नाम दे सकते हो, ओ से लेकर आर रेट है। मात्रा कितनी, अगर आप यहां देखो तो मात्रा भी हो जाएगी, इस तरीके से हम मात्रा भी लिख सकते हो। ओ से लेकर मान लो एम है, ओ से लेकर एम दर्शाती है मात्रा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम आपको बनाना है और ये चीजें लिखनी है, 4 नंबर का एग्जाम में आता है। लेकिन यार आजकल एग्जाम के अंदर ना ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा, आजकल एग्जाम में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और वो आपसे क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है कि अगर मांग में परिवर्तन हो जाए और पूर्ति में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि ऐसे बोलेगा कि विदेशी विनिमय दर, किसी विदेशी मुद्रा का जो दर है वो संतुलन में था, अचानक उस विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाए या अचानक उस विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए या कम हो जाए तो मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, वो आपसे 2 चीजें कर सकता है, या तो वो आपसे मांग में परिवर्तन करवाएगा, ठीक है, या तो वो आपसे
पूर्ति में परिवर्तन करवाएगा। क्लियर है? जैसे अगर वो मांग में परिवर्तन करवाएगा तो क्या करवा सकता है? मान के चलो वो बोलेगा कि विदेशी विनिमय की जो मांग और पूर्ति है वो संतुलन में थी, यानी कि दर संतुलन में था, अब अचानक मांग में परिवर्तन हो गया। जैसे ये क्या है, आपका सप्लाई है, विदेशी विनिमय की पूर्ति है, और ये विदेशी विनिमय की क्या है, मांग है। क्लियर? दोनों बराबर कहाँ थे? ई पॉइंट पर। यहाँ पर रेट क्या था? आर, और यहाँ पर मात्रा क्या थी? क्यू। अब मार्केट वाला बोलता है कि अचानक, एग्जामिनर बोलता है कि विदेशी विनिमय का दर जो है वो संतुलन में था, अचानक मांग बढ़ गया, तो बताइए दर और मात्रा पर क्या असर पड़ेगा? अचानक मांग बढ़ गया तो लो मांग बढ़ा देते हैं। मांग बढ़ गया, जैसी मांग बढ़ा तो नया बिंदु क्या आ गया? इवन। मांग बढ़ने से मात्रा बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से दर भी बढ़ जाता है। तो ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। अगर पूछा कि विदेशी विनिमय का दर संतुलन में था, अचानक विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है तो क्या असर पड़ेगा? अगर अचानक, आपको डायग्राम बनाना है और लिखना है, अगर अचानक विदेशी विनिमय का मांग बढ़ेगा तो मांग बढ़कर D1 हो जाएगा, जिससे नया संतुलन बिंदु E1 मिलेगा, जिसकी वजह से संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी और संतुलन दर भी क्या हो जाएगी? मार्केट में बढ़ जाएगी। अगर इसका अपोजिट पूछ लेता है वो आपसे, क्या पूछ लेता है कि अब बताओ अगर विदेशी विनिमय का दर मांग अचानक कम हो जाए तो क्या होगा? लोग कम करके दिखाओ। D1 D2 कर दो इसको ना। नया पॉइंट क्या मिला? E2। देखो मांग क्या हो गई? कम हो गई, और रेट भी क्या हो गया? R2 कम हो गया। तो आप इस तरीके से मांग बढ़ जाए और कम हो जाए तो मात्रा क्या असर पड़ेगा? दर पे और क्या नाम है, मात्रा पे, आपको पता होना चाहिए। सेम ऐसे वो पूर्ति के बारे में भी पूछ सकता है कि जैसे हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये विदेशी विनिमय की पूर्ति है, ये विदेशी विनिमय का मांग है, दोनों ई बिंदु पर बराबर है, यहाँ पर मात्रा क्यू है और रेट आर है। बोलेगा एक विदेशी विनिमय का दर निर्धारण जो है संतुलन में था, ठीक है, अचानक पूर्ति बढ़ गई, तो बताइए दर पर और मात्रा पर, दर पर और मात्रा पर क्या असर पड़ेगा? पूर्ति बढ़ गई तो हम एक बार क्या करेंगे, पूर्ति को एक बार बढ़ा के देखते हैं। देखो ये लोग पूर्ति बढ़ा दिया, इस तरफ पूर्ति बढ़ जाए। कई बच्चे पूर्ति इधर बढ़ा देते हैं, गलत है। पूर्ति बढ़ गया, ठीक है। जैसे पूर्ति बढ़ा तो नया बिंदु क्या मिला? S1। चेक कर लो अब यहाँ से, ये नया पॉइंट बना Q1 और ये क्या हो गया? R1। जैसे आपने पूर्ति को बढ़ाया तो विदेशी विनिमय की दर कम हो जाएगी और विदेशी विनिमय की मात्रा बढ़ जाएगी बाजार के अंदर। क्लियर? सेम इसका उल्टा, अगर हम विदेशी विनिमय की पूर्ति को कम करते हैं, S2 नया पॉइंट क्या मिला? E2। दर क्या हो गया बच्चों? दर बढ़ गया, ठीक है, और मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। तो भाई आपको सीधा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, आजकल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है। तो विदेशी विनिमय का दर संतुलन में था, अचानक पूर्ति में परिवर्तन हो गया, तो बताइए विदेशी विनिमय की दर और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको नीचे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? एक्स अक्ष पर मात्रा, वाई अक्ष पर दर को दिखाया। शुरुआत में पूर्ति वक्र SS और मांग वक्र DT था, जो ई बिंदु पर काटते हैं, जहां पर संतुलन मात्रा Q और संतुलन दर R था। जैसे हम पूर्ति को बढ़ाते हैं तो S1 पूर्ति हो जाता है, पूर्ति बढ़कर नया बिंदु क्या मिल जाता है? E1। इसको E1 कर लेना, E1 हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से, पूर्ति बढ़ाने की वजह से बाजार के अंदर जो संतुलन मात्रा है वो बढ़ जाती है और संतुलन दर कम हो जाती है। सेम इसका उल्टा आप लिख सकते हो। तो ऐसा आपको थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा, तब 4 नंबर का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों यहीं पर हमारा जो चैप्टर है, यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने विदेशी विनिमय का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जितने टॉपिक हो सकते थे सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट भी करके मुझे बताना। तो मिलता हूँ बच्चों अगली क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको एक और नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा।